एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। उस्मान ने जब शाहपरी से शारिक के बारे में बात की थी तो उसके जहन में खदशात थे, वसवसे थे। शाहपरी समीना या शारिक से सारी बातें न कहते। वो सारा दिन इन्हीं खदशात में घिरा रहा था। और फिर जब शाहपरी का फोन आया था तो उस वक्त भी उस्मान यही समझा था कि उसे बहाने से तो नहीं बुलाया जा रहा, इसलिए वो पूरी तरह तैयार होकर आया था। उसकी पतलून की जेब में पिस्तौल मौजूद था। उसने तय कर लिया था कि अगर कोई ऐसी बात हुई तो वो कम से कम समीना और शारिक को ठिकाने लगा ही देगा। लेकिन उसके खदशात बेबुनियाद निकले थे। और फिर आज रात जिस तरह शाहपरी खुद चोरी छुपे उसके पास आई थी और जो कुछ भी हुआ उससे उस्मान को यकीन हो गया था कि शाहपरी ने अपनी जबान बंद ही रखी थी। इंस्पेक्टर उस्मान के शारिक से ताल्लुकात उस वक्त से थे जब वो मुजंग थाने का इंचार्ज था और शारिक उस इलाके में छांगे वाला अड्डा चला रहा था। लेकिन वो ताल्लुकात ऐसे थे जैसे एक पुलिस ऑफिसर और एक मुजरिम के होने चाहिए। आम जराइम पेशा लोगों को तो पुलिस वाले पकड़कर सलाखों के पीछे बंद कर देते हैं और उनके साथ कोई रियायत नहीं बरतते। लेकिन बास जराइम पेशा ऐसे भी होते हैं जिनकी पुश्त पर कोई ताकत होती है। किसी सियासतदान या हुकूमत की किसी आला शख्सियत की पुश्त पनाही होती है या वो लोग बड़ी बड़ी रकमें पुलिस को भत्ते के तौर पर अदा करते हैं। शारिक भी एक ऐसा ही मुजरिम था। उसके साथ पैसे की कुव्वत थी। उसने बास बड़े बड़े पुलिस अफसरों को खरीद रखा था। उस्मान खुद उसके हाथों बिका हुआ था। उसे शारिक से बड़ी बड़ी रकमें मिलती थी, इसलिए उसने शारिक के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की थी। फिर शारिक हाजी अब्दुल्ला से मिल गया और मुल्क से बाहर चला गया। हाजी अब्दुल्ला ने शारिक के खिलाफ जो साजिश तैयार की थी उसका उस्मान को इल्म नहीं था। लेकिन हाजी अब्दुल्ला ने जब शारिक के अड्डे पर आदमी भेजकर शारिक के एक आदमी को मार मार कर अधमुआ कर दिया तो उस्मान ने हाजी को गिरफ्तार करने के शौक में उसकी कोठी पर छापा मार दिया। वो अब तक हाजी के बारे में सही अंदाजा नहीं लगा सका था और उसका नतीजा उसे इस तरह भुगतना पड़ा कि हाजी के एक इशारे पर उसे मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया। और फिर एक रोज इत्तेफाक से शारिक से मुलाकात हो गई। हाजी से इंतकाम लेने के लिए उस्मान ने शारिक को भड़का दिया। हाजी के खिलाफ उसे इत्तलात फराहम करने लगा। शारिक उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा चालाक निकला। उसने उस्मान की ऐसी तस्वीरें खींच ली जो उसे फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकती थी। इस दौरान उसकी इत्तला पर शारिक ने हाजी के 3 करोड़ रुपए मालियत के सोने पर कब्जा कर लिया। उस्मान अब शारिक के हाथों खिलौना बना हुआ था। वो शारिक से जान छुड़ाना चाहता था लेकिन उसकी तस्वीरें शारिक के कब्जे में थीं। इंस्पेक्टर उस्मान ने बहुत सोच समझकर ये मंसूबा बनाया था और इसके लिए उसने शाहपरी को इस्तेमाल करने का फैसला किया था। अगर उसका मंसूबा कामयाब हो गया तो न सिर्फ उसे अपनी तस्वीरें वापस मिल जाएंगी और वो हर किस्म के खौफ से आजाद हो जाएगा, बल्कि हाजी से छीना हुआ सोना भी उसके कब्जे में आ जाएगा और फिर शाहपरी को साथ लेकर ये शहर ही छोड़ देगा। शाहपरी का ख्याल आते ही उसके मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकला। ये शाहपरी से मोहब्बत नहीं थी जो उसे उसकी तरफ खींच रही थी। वो अय्याश आदमी था और उसके दिल में हवस भरी हुई थी। रात का अंधेरा रुखसत हो रहा था। दिन का मध्यम सा उजाला फैल रहा था। उस्मान अभी तक टेरेस में ही कुर्सी पर बैठा हुआ था। दफतन सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनकर वो चौंक गया। उसने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा और फिर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। वो शाहपरी थी जो चाय का कप लेकर ऊपर आ रही थी। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी, लेकिन उस्मान को टेरेस पर देखकर वो चौंक गई और उसकी आंखों में उलझन सी तैरने लगी। बोली, मैं आपके लिए बेड टी लेकर आई हूँ। मेरा ख्याल था कि आपको झंझोड़ कर जगाना पड़ेगा, लेकिन आप तो। उस्मान ने उसके हाथ से कप लेकर करीब पड़ी हुई कॉफी टेबल पर रखा। बोला, मैं तो रात भर इसी कुर्सी पर बैठ रहा हूँ, एक लम्हा भी नहीं सो सका। तुम्हारे ही बारे में सोचता रहा। तुमने तो मुझे बेमौत मार दिया है शाहपरी। तुम्हारे बारे में सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। शाहपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने दिमाग को ठिकाने पर रखें और तैयार होकर नीचे आ जाएं। समीना आपके लिए नाश्ता तैयार कर रही है। आपको नाश्ता करके 6 बजे यहाँ से निकल जाना है। ये कहते हुए वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उस्मान उसे देखता रह गया। उसने चाय का कप उठाया और हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगा। चाय पीने के बाद वो कमरे में आ गया और फिर बाथरूम में घुस गया। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो बाथरूम से बाहर निकला। वो रात भर जागा था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, लेकिन ठंडे पानी के गुस्ल से उसकी गुस्लमंदी खासी हद तक दूर हो गई। 5:45 बजे वो नीचे आ गया। शारिक और नौलखा भी जाग चुके थे और चाय पी रहे थे। समीना भी मौजूद थी। उसने उस्मान के सामने नाश्ता रख दिया। वो बार बार इधर उधर देख रहा था। उसकी नजरें शाहपरी को तलाश कर रही थी, लेकिन शाहपरी नजर ना आई। वो अपने कमरे में थी।
उस्मान को अपनी मंजिल पर पहुंचने में तकरीबन 50 मिनट लगे थे। उसने गाड़ी खानाबदोशों के डेरे से तकरीबन 200 गज दूर रोक ली थी। वो कुछ देर गाड़ी में बैठा डेरे की तरफ देखता रहा, फिर नीचे उतर कर टहलने लगा। तकरीबन 8 बजे के करीब वो बूढ़ा और तुफैल की उम्र का दूसरा आदमी डेरे से निकल कर सड़क पर आ गए। बूढ़े ने रीछ की डोरी थाम रखी थी और दूसरे आदमी ने बंदर की। उन दोनों के हाथों में छड़ियां भी थीं और उन्होंने कंधों पर थैले भी लटका रखे थे। उस्मान सड़क से उतरकर पार्क वाली साइड की ढलान पर उतर गया। वो उन्हें यहां रोककर बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्हें आगे निकल जाने का मौका दिया। तकरीबन 15 मिनट के बाद उस्मान दोबारा सड़क पर आ गया। वो दोनों कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उस्मान गाड़ी में बैठ गया और उसे रावी के पुल की तरफ मोड़ दिया। वो दोनों रावी वाले चौक में पहुंच चुके थे। चौक पर बसों वगैरह की वजह से खासा रश था। उस्मान ने कार एक तरफ रोक ली और नीचे उतरकर उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा। वो दोनों सड़क से हटकर दरख्तों के नीचे खड़े थे और बूढ़ा शायद मजमा लगाने के लिए मुनासिब जगह की तलाश में था। उस्मान ने करीब पहुंचकर बूढ़े के कंधे पर हाथ रख दिया। उस्मान ने कहा, 1 मिनट को मेरे साथ आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उसका लहजा मध्यम था। बूढ़े ने चौंक कर उस्मान की तरफ देखा। वो शक्ल से ही पुलिस वाला लग रहा था। सुबह सुबह किसी पुलिस वाले की शक्ल देख लेना बूढ़े के ख्याल में कोई अच्छा शगुन नहीं था। बूढ़े ने दोनों हाथ जोड़ दिए, बोला, जी माई बाप, हुक्म करें। उस्मान बोला, मेरे साथ आओ। उस्मान वहां से तकरीबन 20 गज दूर सीमेंट की एक बेंच पर बैठ गया। बूढ़ा उसके सामने जमीन पर बैठ गया। उस्मान ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, डरो नहीं। मैं एक सरकारी काम के सिलसिले में तुमसे बात करना चाहता हूँ, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। बूढ़े ने कहा, आप हुक्म करें माई बाप। उस्मान बोला, हमें 2-4 रोज के लिए तुम्हारा वो डेरा चाहिए जहां तुम लोग रह रहे हो। बूढ़े ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। बोला, क्यों सरकार? उस्मान ने कहा, जहां तुमने डेरा लगा रखा है वहां सामने वाले इलाके में किसी जगह चंद खतरनाक मुजरिम छुपे हुए हैं। उनकी निगरानी के लिए हमें ऐसी जगह की जरूरत है जहां से पूरे इलाके पर निगाह रखी जा सके। तुम्हारा वो डेरा इस मकसद के लिए बेहतरीन जगह है। अगर हम उस जगह कोई दूसरा डेरा लगाते हैं तो उन लोगों को शुबा हो जाएगा, इसलिए तुम्हारा डेरा हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए तुम्हें बहुत माकूल मुआवजा भी दिया जाएगा। बूढ़े ने कहा, हम बगैर मुआवजे के भी पुलिस के साथ ताउन करने को तैयार हैं माई बाप। उस्मान ने कहा, मुमकिन है तुम्हें वो छोलदारियां वापस न मिल सकें, इसलिए हम उनकी कीमत देने को तैयार हैं ताकि तुम्हारा नुकसान ना हो। मेरे ख्याल है 10,000 रुपए में तुम इस जैसी कई नई छोलदारियां बना सकोगे। बूढ़ा चौंक गया, बोला, 10,000 रुपए? उस्मान बोला, हाँ, ये पैसे अपने पास रख लो। उसने इधर उधर देखते हुए नोटों की गड्डी उसके हाथ में थमा दी। बोला, पूरे 10,000 हैं, लेकिन तुम अपने घर वालों को भी नहीं बताओगे कि वो डेरा तुम छोड़कर क्यों जा रहे हो। ये राज सिर्फ तुम तक महदूद रहना चाहिए। अगर तुम्हारी वजह से मुजरिम फरार होने में कामयाब हो गए तो उनकी जगह तुम्हें टांग दिया जाएगा। बूढ़े ने कहा, किसी को पता नहीं चलेगा सरकार, हम आज ही वो डेरा खाली कर देंगे। उस्मान बोला, आज नहीं, आज तुम घूम फिर कर अपनी दिहाड़ी लगाओ। हम लोग 1-2 दिन में वहां आ जाएंगे, हमारे साथ औरतें भी होंगी। हम डेरे पर आ जाएंगे तो उसके बाद तुम लोग चले जाना। इन 1-2 दिनों में तुम अपने लिए कोई दूसरा बंदोबस्त भी कर सकते हो। बूढ़े ने कहा, ठीक है माई बाप। उसने नोटों की गड्डी बड़ी एहतियात से कमीज के अंदर वाली जेब में रख ली। उस्मान ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और मजमा लगाकर लोगों को रीछ और बंदर का तमाशा दिखाओ। बूढ़ा उठकर चला गया। उस्मान कुछ देर बेंच पर बैठा रहा, फिर वो भी उठकर अपनी कार की तरफ चल पड़ा। इंस्पेक्टर उस्मान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घूम फिर कर मुख्तलिफ अशिया खरीदता रहा और जब वो शाम को वापस लौटा तो शाम के 6 बज रहे थे। वो बुरी तरह थक गया था, लेकिन शापरी की एक ही मुस्कुराहट से उसकी सारी थकन दूर हो गई और फिर शापरी के हाथों से मिलने वाले चाय के कप ने उसका मूड भी खुशगवार बना दिया और वो दिन भर की थकन भूल गया। उस्मान ने शारिक वगैरह को आज दिन भर की रिपोर्ट भी बता दी थी और उस बूढ़े खानाबदोश से होने वाले सौदे से भी आगाह कर दिया था। समीना बोली, ठीक है, हम लोग कल रात 10 बजे यहाँ से निकलेंगे। मैं सुबह अस्पताल जाकर नर्स रजिया को भी बता दूंगी। उसके बाद वो दूसरे मौजूआत पर गुफ्तगू करते रहे। रात के खाने के बाद वो ताश लेकर बैठ गए और 2 बजे तक ताश खेलते रहे। खेल खत्म हुआ तो उस्मान उठकर ऊपर अपने कमरे में चला गया। जाते हुए उसने अजीब सी नजरों से शापरी की तरफ देखा। शापरी भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। 3 बजे के करीब शापरी समीना की तरफ देखते हुए कमरे से निकल गई। जब वो ऊपर पहुंची तो उस्मान टेरेस पर नहीं था। आज वो कमरे में बैठा हुआ था और नाइट बल्ब की नीलगू रोशनी कमरे में फैली हुई थी। उस्मान उसके कदमों की आहट सुनकर उठ गया। वो आगे बढ़ते हुए बोला, मुझे यकीन था कि तुम आज भी जरूर आओगी। ये कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ लिया। शापरी मुस्कुराती हुई बेड के सामने कुर्सी पर बैठ गई। बोली, कैसे ना आती? उस्मान ने कहा, किसी को हमारी मुलाकातों पर शुबा तो नहीं हुआ? शापरी बोली, बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त भी सब गहरी नींद सो रहे हैं, लेकिन मेरी नींद न जाने क्यों उड़ गई है। उस्मान ने कहा, यही हाल मेरा भी है, हर वक्त तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ। शापरी ने कहा,
दरअसल हमारी सोचें एक दूसरे तक महदूद होकर रह गई हैं। उस्मान ने कहा, तो फिर क्या इरादा है? तुमने क्या फैसला किया है? शाहपरी बोली, फैसला तो मैंने उसी वक्त कर लिया था जब तुमने बात की थी। लेकिन उस्मान ने कहा, लेकिन क्या? शाहपरी बोली, क्या तुमने ये भी सोचा है कि समीना और शारिक बहुत खतरनाक हैं? अगर वो दोनों या उनमें से कोई एक भी बच गया तो हमें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। उस्मान मुस्कुराया, बोला, बच कैसे सकते हैं? मैंने जो मंसूबा बनाया है उसमें कोई मामूली सा झोल भी नहीं है। उन दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। शाहपरी ने कहा, क्या मंसूबा है? उस्मान ने कहा, ये मैं तुम्हें कल के बाद बताऊंगा। कल शारिक का मिशन पूरा हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें अपने मंसूबे की तफसीलात बता दूंगा। शाहपरी बोली, एक बात मेरी समझ में नहीं आ सकी, तुम शारिक और समीना को क्यों खत्म करना चाहते हो? उस्मान बोला, मुझ पर सारी मुसीबतें शारिक की वजह से नाजिल हुई हैं। हाजी अब्दुल्ला ने शारिक के आदमी को मारा पीटा था और मैंने उसकी हमदर्दी में हाजी को गिरफ्तार करने के लिए उसकी कोठी पर छापा मारा। अगर मैं ये हिमाकत न करता तो आज मैं अपनी ड्यूटी पर होता। इसके अलावा शारिक और समीना को खत्म करने की एक और वजह भी है। शाहपरी ने पूछा, वो क्या? उस्मान बोला, मेरी मुखबरी पर शारिक ने हाजी के आदमियों से 3 करोड़ मालियत का सोना छीना था और उस वक्त ये तय हुआ था कि यह सोना आपस में तकसीम किया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। बाद में उसका एक साथी हाजी के आदमियों के हाथों मारा गया। पप्पू और जफरी को गुलबर्ग वाली कोठी में जलाकर राख कर दिया। मुझे आज तक उस सोने में से हिस्सा नहीं मिला और तुम्हें भी कुछ नहीं मिला। वो सारा सोना शारिक और समीना के कब्जे में है। उनसे वो सोना हासिल करने का एक ही तरीका है कि उन दोनों को खत्म कर दिया जाए। क्या तुम्हें मालूम है कि उन्होंने सोना कहाँ छुपा रखा है? शाहपरी बोली, हाँ, वो तो इसी मकान में रखा हुआ है। उस्मान की आंखों में चमक सी उभर आई। बोला, गुड। उसने शाहपरी को हाथ से पकड़कर कुर्सी से उठाया और अपने करीब बिठा लिया। बोला, उन दोनों को खत्म कर देने के बाद वो सोना हमारे कब्जे में होगा। हम वो सोना लेकर इस शहर से दूर ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहां कोई हमारा सुराग न लगा सके। शाहपरी बोली, और तुम्हारे बीवी बच्चे? उस्मान बोला, लानत भेजो उन पर। मेरी बीवी का बाप एक बहुत बड़ा जमींदार है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, वो आराम से जिंदगी गुजार लेगी, उसकी तुम फिक्र मत करो। तुम अपनी सोचो, तुम मेरे साथ ऐश करोगी। शाहपरी शारिक और समीना के बारे में उस्मान का मंसूबा सुनकर कांप उठी। बात अब खुली थी। वो उन दोनों को खत्म करके 3 करोड़ रुपए मालियत के सोने पर कब्जा करना चाहता था और यह भी यकीनी बात थी कि उस्मान ने उसके बारे में भी कोई ऐसी ही बात सोच रखी होगी। जो अपनी बीवी को छोड़ने को तैयार हो वो किसी दूसरी औरत से कैसे वफा कर सकता था? उस्मान ने अचानक ही उसे खींचकर पलंग पर गिरा दिया, लेकिन शाहपरी बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ी हो गई। शाहपरी मुस्कुराते हुए बोली, अब मैं चलूंगी। उस्मान बोला, बहुत चालाक हो तुम, हर बार गच्चा देकर निकल जाती हो। शाहपरी ने जवाब दिया, शारिक और समीना वाले मंसूबे के बाद मैं तुम्हें गच्चा नहीं दूंगी। उस्मान उठकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन ठीक उसी वक्त नीचे कोई बर्तन गिरने की आवाज सुनाई दी। बोली, ओह, शायद कोई जाग गया है, मैं चलती हूँ। और वो तेज तेज कदम उठाती हुई कमरे से निकल गई। उस्मान पहले की तरह हाथ मलता रह गया। वो लोग रात के 10 बजे घर से निकले थे। नर्स रजिया भी शाम से पहले पहुंच गई थी। उस ग्रुप में समीना, शाहपरी, नर्स रजिया, नौलखा, तुफैल और उस्मान शामिल थे। उन सबके जिस्मों पर पुराने लिबास थे। उस्मान आमतौर पर पैंट शर्ट पहना करता था, लेकिन आज वो भी शलवार कमीज पहनकर आया था। वो सबके सब पिस्तौलों से लैस थे जो उन्होंने अपने अपने लिबास में छुपा रखे थे। वो लोग गलियों में से निकलकर सड़क पर इस तरह चल रहे थे जैसे खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकले हों। घर से निकलने से पहले उन्होंने अपने हुलियों में किसी कदर तब्दीली की थी। इंस्पेक्टर उस्मान क्लीन शेव था, लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर लच्छेदार बड़ी बड़ी मूछें नजर आ रही थी, जिससे उसका चेहरा बड़ी हद तक तब्दील हो गया था। नौलखे के चेहरे पर भी सफेद मूछें थीं, जो होंठों के कोनों से नीचे की तरफ झुकी हुई थीं। अलबत्ता तुफैल के चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं की गई थी। समीना, नर्स रजिया और शाहपरी के चेहरों पर कई जगहों पर नीले खाल से नजर आ रहे थे। खानाबदोश औरतें आमतौर पर चेहरों की खूबसूरती के लिए इस किस्म के खाल गुदवा लेती हैं। उन तीनों के कानों में छोटी बड़ी कई बालियां थीं और नाकों में नथनियां भी थीं। इन सब चीजों से उनके हुलिये भी बड़ी हद तक तब्दील हो गए थे। ये तमाम चीजें आज ही उस्मान ने बाजार से खरीदी थी। तेजाब अहाते वाले चौक पर उन्हें 2 टैक्सियां मिल गईं। एक टैक्सी में नर्स रजिया, शाहपरी और तुफैल बैठ गए, जबकि दूसरी टैक्सी में समीना, नौलखा और उस्मान बैठ गए। उस्मान आगे की सीट पर बैठा। 11:15 बजे के करीब वो टैक्सियां दरियाए रावी के पुल वाले चौक पर रुक गईं और वो सब नीचे उतर आए। उन टैक्सियों को फौरन ही वहां से सवारियां मिल गईं। वो लोग कुछ देर चौक पर खड़े इधर उधर देखते रहे, फिर बंद रोड की तरफ चलने लगे। तकरीबन 20 मिनट के बाद वो उस जगह पहुंच गए जहां सड़क की ढलान पर डेरा लगा हुआ था। उस्मान आज दिन में भी उस तरफ आकर बूढ़े खाना बदोश से मिला था और उसे बता दिया था कि वो लोग आज रात आ जाएंगे, इसलिए बूढ़ा अपने अफराद खाना के साथ वहां से रवानगी के लिए तैयार रहे। बूढ़े ने उन्हें बताया था कि वो अपना मुतबादिल इंतजाम कर चुका है।
वो लोग जैसे ही आएंगे वो अपने बंदों को लेकर वहां से निकल जाएगा। सड़क पर बसों की आमदोरफ्त जारी थी, इसलिए वो ज्यादा देर तक सड़क पर खड़े रहने की बजाय ढलान उतर कर डेरे के सामने आ गए। एक छोलदारी में लालटेन जल रही थी और बातों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उस्मान ने बूढ़े का नाम लेकर पुकारा तो वो फौरन ही बाहर आ गया। बूढ़े ने कहा, आ गए तुम लोग, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। वो उन्हें छोलदारी में ले आया। वो लोग जैसे ही रोशनी में आए, बूढ़ा और उसके साथी उन्हें देखकर चौंक गए। उन सबके हुलिये बूढ़े के अपने अफराद खाना से मिलते जुलते थे। नर्स रजिया तो वाकई बूढ़ी लग रही थी, दूसरी बुढ़िया उसे बड़े गौर से देख रही थी। उस्मान ने बूढ़े से पूछा, तुम्हारा वो साथी कहाँ है जो मुझसे मिलता जुलता है? बूढ़े ने कहा, हमने सब्जी मंडी के दूसरी तरफ डेरा डाला है। मेरा दामाद जानवरों को लेकर शाम को उधर चला गया था, अब हम चलें? उस्मान बोला, 1 मिनट। फिर समीना की तरफ रुख करके बोला, तुम लोग दूसरी छोलदारी में जाकर उन औरतों के साथ कपड़े तब्दील कर लो। समीना वगैरह उन तीनों औरतों को लेकर दूसरी छोलदारी में चली गई। वो तकरीबन 15 मिनट के बाद वापस आई थीं। लिबास तब्दील करने के अलावा उन्होंने उन औरतों की सफ़ेद और काली प्लास्टिक की चूड़ियां भी उतरवा ली थीं और खुद पहन ली। उन तीनों की बाहों में अब कोहनियों तक चूड़ियां थीं जिनसे वो बंजारने लग रही थीं। उस्मान ने जेब से 2 100 रुपए के नोट निकाल कर बूढ़े को थमा दिए। बोला, ये रख लो, चौक पर जाकर बच्चों के लिए मिठाई लेना और तांगे पर बैठ जाना, अब तुम लोग जाओ। बूढ़े ने उसका शुक्रिया अदा किया और अपने घर वालों को लेकर डेरे से निकल गया। उस्मान उन्हें चाहते देखता रहा और जब वो लोग सड़क पर काफी दूर निकल गए तो वो छोलदारी में आ गया। उसने समीना की तरफ देखते हुए कहा, अब क्या प्रोग्राम है? समीना की बजाय नौलक्खे ने कहा, डुगडुगी बजाएंगे और क्या करना है। समीना बोली, 2-3 दिन हमें यहाँ रहना पड़ेगा। इस दौरान हम ज्यादा से ज्यादा हाजी के आदमियों की नजरों में आने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही हम कुछ ऐसी हरकतें करेंगे कि वो हमारी तरफ मुतवज्जे हों और खुद ही करीब आने की कोशिश करें। इस तरह हमें अहाते में दाखिल होने का मौका मिल जाएगा। उस्मान बोला, और अगर उन्हें कोई शुबा हो गया तो? समीना बोली, तो उस वक्त जो सूरत हाल होगी उसी के मुताबिक कदम उठाया जाएगा। तुफैल ने दखल अंदाजी करते हुए कहा, एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया। मैं जब इन बंजारों के बारे में मालूमात हासिल करने आया था तो मुझे एक बात ये भी मालूम हुई थी कि ये लोग पीने का पानी उसी अहाते से लेकर आते थे। नल अहाते के फाटक के अंदर की तरफ है। पहले एक मरतबा इनकी एक जवान औरत पानी लेने गई, उसे शायद छेड़ा गया था। उसके बाद वो बुढ़िया पानी लेने जाने लगी। समीना मुस्कुराई, बोली, गुड, कल मैं पानी लेने जाऊंगी, इस तरह हमें मौका मिल सकता है। वो उठकर छोलदारी से बाहर आ गई और अहाते की तरफ देखने लगी। उसके दूसरे साथी भी बाहर आ गए। ये लोग चूंकि बुलंदी पर बैठे थे इसलिए अहाता पूरी तरह उनकी नजरों में था। गेट के अंदर और बाहर की तरफ एक एक बल्ब जल रहा था, लेकिन वो कम वॉट के बल्ब थे और उनकी रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं फैल रही थी। गेट के आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा था, अलबत्ता कॉटेज के बरामदे में कुर्सियों पर 2 आदमी नजर आ रहे थे। वहां शायद 40 वॉट का बल्ब जल रहा था। रोशनी दिए की तरह थी और इतनी दूर से उन आदमियों के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। समीना बोली, हाँ तो समझो ये काम शुरू हो गया। वो रात देर तक बातें करते रहे और जब सोना चाहा तो ढंग से नींद भी ना आ सकी। हर 2-3 मिनट के बाद कोई ना कोई माल बरदार ट्रक या बस वहां से गुजर रही थी। बसों के शोर में सुकून की नींद सोना मुमकिन नहीं था। सुबह बहरहाल वो जल्द उठ गए थे। दिन की रोशनी में उन्होंने डेरे के अहाते का जायजा लिया। एक दरमियाने साइज का ड्रम था जो पानी के लिए रखा हुआ था, एक मटका और एक बाल्टी। मटके में थोड़ा पानी था मगर बाल्टी खाली थी। 2-3 पतीलियां थीं जो धुएं से स्याह हो चुकी थीं। एक केतली, चीनी, पत्ती के डिब्बे और इसी किस्म की चीजें थीं जो चंद रूपों में आ सकती थीं। एक तरफ ईंटों का चूल्हा बना हुआ था जिसके करीब ही खुश्क लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था। शापरी ने ड्रम के पानी से मुंह हाथ धोया और आंचल से मुंह पोंछ कर चूल्हे में लकड़ियां जलाने लगी। समीना और नौलक्खा वगैरह ने भी मुंह धो लिया। नौलक्खा अपनी कमीज की अंदर वाली जेब में हाथ डालते हुए बोला, ओए तुफैल, ये पैसे ले और चौक से जाकर कुछ खाने को ले आ। हलवा पूरी लेकर आना, कई दिनों से दिल चाह रहा था। तुफैल ने उसके हाथ से 100 का नोट ले लिया। बोला, अभी लाता हूँ जी। वो डेरे से निकल कर चौक की तरफ चल पड़ा। शापरी ने चूल्हे में आग जलाकर केतली में चाय का पानी रख दिया। उसने पत्ती डालकर बगैर दूध की चाय बनाई जो बड़ी लजीज और खुश जायका थी। वो लोग चाय पी चुके तो तुफैल हलवा पूरी लेकर आ गया। नाश्ता उन सब ने इकट्ठे ही किया। शापरी को दोबारा चाय बनानी पड़ी। नाश्ते के बाद नौलक्खे ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुफैल और उस्मान, तुम लोग 2-3 घंटों के लिए डेरे से इधर उधर चले जाओ। अगर सब लोग यहाँ रहे तो इन लोगों को शुबा हो जाएगा। तुम लोग रावी की सैर कराओ। नौलक्खे ने समीना से कहा, समीना, मुझे तो सामने वाले अहाते में सिर्फ 3 आदमी नजर आ रहे हैं। तू जा वहां से पानी की एक बाल्टी ले आ। इस तरह कुछ सूरत हाल का अंदाजा भी हो जाएगा।
समीना ने अहाते की तरफ देखा। वहां 3 ही आदमी थे जो गेट के अंदर की तरफ दरख्त के नीचे चाय पी रहे थे। समीना ने बाल्टी उठाई और ढलवान से उतरती हुई सर्विस रोड पार करके गेट की तरफ चलने लगी। वो जैसे जैसे करीब पहुंच रही थी उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसे अंदेशा था कि अगर उसे पहचान लिया गया तो वो जिंदा वापस नहीं आ सकेगी। लेकिन फिर यह सोचकर दिल को तसल्ली दी कि हाजी के चंद करीबी साथियों के अलावा उसे कोई पहचान नहीं सकता। गिरोह के आम आदमी उसे नहीं पहचान सकेंगे। वो गेट के करीब रुकी और हौले से दस्तक दी। तकरीबन 1 मिनट के बाद गेट का छोटा दरवाजा खुला। वो शख्स शक्ल से ही बड़ा खुर्रांट लग रहा था। उसके कंधे पर क्लैशनकोफ राइफल लटकी हुई थी। समीना को देखकर उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभरी। समीना उसकी तरफ देखते हुए बोली, साहब जी, 1 बाल्टी चाहिए जी। वो शख्स बोला, आओ आओ, 1 बाल्टी क्या 10 बाल्टियां ले जाओ। ये कहते हुए वो रास्ते से हट गया। समीना अंदर दाखिल हुई। उसके दिल की धड़कन कुछ और तेज हो गई। दरख्त के नीचे चारपाई पर 2 आदमी और बैठे हुए थे। उन दोनों के पास भी राइफलें थीं। गेट खोलने वाले गनमैन ने समीना की तरफ देखते हुए सरगोशी की। वो दूसरी कहाँ है? 1 दफा आई थी, फिर बुढ़िया आने लगी। समीना बोली, पता नहीं जी, वो क्यों नहीं आई? आज माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। वो शख्स बोला, और रोजाना तुम आ जाया करो। जाओ जाओ, पानी भरो। नल दाएं तरफ कमरे के पिछली तरफ था। समीना ने मुड़कर देखा। चारपाई पर बैठे हुए आदमी नजर नहीं आ रहे थे। उस शख्स ने नलका खोल दिया और समीना के बाजू पर चुटकी काटी। समीना के मुंह से हल्की सी सिसकी निकली। उसने गनमैन की तरफ देखते हुए कहा, क्यों छेड़ते हो जी? गनमैन ने एक और चुटकी काटी। बोला, इस छेड़छाड़ में तो जिंदगी के मजे हैं। ये 10 रुपए रख ले, कोई चीज ले लेना। पकड़, जल्दी कर, मेरा कोई साथी इधर आ रहा है। उसने 10 का नोट जबरदस्ती समीना के हाथ में थमा दिया और सीधा खड़े होते हुए बोला, ओए बीबी, तुम्हें डर किस बात का है? जब जरूरत हो आकर पानी ले जाया करो। पानी भी कोई ऐसी चीज है जिसके लिए मना किया जाए? गनमैन का दूसरा साथी चंद कदम दूर खड़ा मानी खेज नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। बाल्टी भर गई तो समीना ने नलका बंद कर दिया। वो जैसे ही बाल्टी उठाने लगी, गनमैन ने झुककर बाल्टी उठा ली। बोला, चल मैं फाटक तक बाल्टी पहुंचा देता हूँ, और चाहिए हो तो आकर ले जाना। उसने गेट के बाहर तक बाल्टी पहुंचा दी। समीना ने बाल्टी उठाई और डेरे की तरफ चलने लगी। उसके दूसरे हाथ की मुट्ठी में 10 रुपए का नोट था। डेरे पर पहुंचकर उसने बाल्टी मटके में उंडेल दी और नौलखे के सामने बैठकर मुट्ठी खोल दी। नौलखा नोट देखकर बोला, ये क्या है? समीना मुस्कुराई, बोली, चारा। वो कमीना समझता है कि मुझे 10 रुपए में जेर कर लेगा। मैं भी देखूंगी उसे। 1 बाल्टी और ले आऊं? वो बाल्टी उठाकर दोबारा अहाते की तरफ चल दी। इस मर्तबा उस शख्स ने न सिर्फ समीना के 2 चुटकियां काटी, बल्कि चंद फहोश जुमले भी कहे। समीना उसकी इन हरकतों पर मुस्कुरा रही थी।